जय श्री महाकाल बच्चों। आज हम संख्याओं से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो क्लास 8 की NCERT बुक में दिए गए हैं, ठीक है ना, पहले ही पार्ट पर दिए गए हैं और ये नियम आप लोगों को बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो मैथ होती है उसमें काम आएंगे। इसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे समवृद्धता क्या होती है, क्रम विनिमयता क्या होती है, साहचर्यता क्या होती है, वितरण नियम, व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम आदि को हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समवृद्धता। क्या पढ़ते, बोलो हमारे साथ, समवृद्धता, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं है कि समवृद्धता क्या होती है, ठीक है ना। जब किसी प्रकार की संख्या को, क्या बोलेंगे, जब किसी प्रकार की संख्या को हम उसी प्रकार की संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उसी प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं, समवृद्धता। इस गुण को क्या कहते हैं, समवृद्धता। जैसे आप देखो, पूर्ण संख्या में आप पूर्ण संख्या को जोड़ोगे और यदि पूर्ण संख्या आ जाए तो क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कैसी है, समवृद्ध है। कैसी है, समवृद्ध है। तो समवृद्धता की परिभाषा आपको समझ में आ गई ना, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि जब एक प्रकार की संख्या को, एक प्रकार की संख्या को उसी प्रकार की संख्या में, क्या, जिस प्रकार की संख्या लेते हैं उसी प्रकार की संख्या में, उसी प्रकार की संख्या में जोड़ा, घटाया या गुणा भाग किया जाए तो उसी प्रकार की संख्या, उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो तो संख्याओं के इस गुण को क्या बोलेंगे, संख्याओं के इस गुण को क्या बोलते हैं, समवृद्धता कहते हैं। आई ना समझ में आपको, ठीक है ना। तो देखें आप, समवृद्धता क्या होती है, जब किसी प्रकार की संख्या को उसी प्रकार की संख्या में जोड़ दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें तो उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, समवृद्धता। इस गुण को क्या कहते हैं, समवृद्धता। अब कुछ संख्याओं के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, समवृद्धता के नियम पढ़ते हैं। देखो जैसे देखते हैं अपन, पूर्ण एवं प्राकृत संख्याओं की समवृद्धता, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए अपन बोलेंगे कि पूर्ण या प्राकृत संख्या, क्या बोलने, इसके दो नियम पढ़ेंगे, पूर्ण या प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं योग, योग क्या कहलाता, जोड़, तथा गुणा के अंतर्गत समवृद्ध होती हैं। मतलब पूर्ण या प्राकृत संख्याओं को जब पूर्ण या प्राकृत संख्याओं में जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगी, पूर्ण या प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो आप, जैसे आपको पता है कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसमें हम एक 5 जोड़ते, क्या जोड़ते, 5। 5 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 5, जो कि 5 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जो पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार देखते प्राकृत संख्या के लिए, जैसे 8 क्या है, एक प्राकृत संख्या है ना, 8 क्या है, प्राकृत संख्या है। इसमें आप जोड़ते 2 जोड़ दो, 2 भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो क्या आएगा 10, जो भी क्या है, एक, जो एक प्राकृत और पूर्ण भी बोल सकते हैं, प्राकृत
संख्या है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार क्या बोला उसने, योग के लिए और गुणा के लिए। चलो गुणा वाला देखते हैं। जैसे देखो आप 0 में 8 का गुणा करते तो क्या आता, 0 आता। आपको शून्य के नियम में पढ़ाया ना, 0 को जब किसी संख्या में गुणा करते तो क्या आता, 0 ही आता। अब देखो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण, और 8 भी पूर्ण है, दोनों का गुणा करें तो क्या आ गया, 0। 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, जो एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। आई ना बात समझ में। चलो एक और देख लेते। जैसे 5 में 8 का गुणा करते कितना आता, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना। 5 एक क्या है, प्राकृत संख्या, 8 क्या है, एक प्राकृत संख्या, और 40 आ गया, ये भी क्या है, एक प्राकृत संख्या, जो एक प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखते हैं तो समझ गए ना आप कि मतलब पूर्ण या प्राकृत संख्याएं योग और गुणा के अंतर्गत कैसी होती हैं, समृद्ध होती हैं। इसका दूसरा नियम और देखेंगे, ध्यान से समझो आप। पूर्ण व प्राकृत संख्याएं व्यकलन, व्यकलन जानते आप क्या कहलाता, व्यकलन यानी घटाना। क्या बोलते, घटाना। क्या बोलते, घटाना। तो मतलब पूर्ण व प्राकृत संख्या व्यकलन यानी घटाना व भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती हैं, समृद्ध नहीं होती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पूर्ण संख्या में या प्राकृत संख्या में अपन प्राकृत या पूर्ण संख्या से घटाएंगे तो पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं आती, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार गुणा करते तो पूर्ण का प्राकृत आ सकती है या प्राकृत की पूर्ण आ सकती है। आई ना बात समझ में। चलो अब देखते पूर्णांक, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याओं एवं परिमेय संख्याओं के लिए समृद्धता। चलो देखते हैं। इसके भी दो नियम पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, दो नियम। ठीक है ना। देखेंगे पूर्णांक एवं परिमेय संख्याएं। क्या बोलना, हमारे साथ बोलते जाया करो आप लोग। पूर्णांक एवं परिमेय संख्याएं योग, घटाना एवं गुणा के अंतर्गत, क्या बोलेंगे, गुणा के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। चलो आप उदाहरण समझते, उसी से अच्छे से समझ में आएगा। मतलब क्या है कि जब पूर्ण संख्याएं या परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या या परिमेय संख्याओं में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे तो हमें क्या पूर्ण या परिमेय संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है ना। चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए देख लो। ठीक है ना। पूर्णांक संख्याओं के लिए देखते, -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना। इसमें अपन 5 जोड़ते हैं, 5 भी क्या है, पूर्णांक संख्या। आपने पढ़ा ना पूर्णांक संख्या प्लस की भी होती, माइनस की भी होती और 0 भी आता। ठीक है ना। तो क्या आएगा लास्ट में, 5 और 3 आपको पढ़ा है, अलग अलग चिन्ह होते तो बड़े में से छोटा घट जाता। 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 2। 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, आपको पता है, जो एक पूर्णांक है। इसी प्रकार ये प्लस वाला देख लिया, ये बोला ना, और घटाना भी बोला। देखते 5 में से 7 घटाते तो क्या आएगा, माइनस के 2 आएंगे, जो भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो इसमें क्या बोला उसने, गुणा बोला। 5 और -2 का गुणा करते तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, -10 आएगा, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और आपको एक बात बताए ना, प्रत्येक पूर्णांक भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो मतलब ये नियम काय पर और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होते हैं।
मतलब जब परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, घटाना करेंगे तो तब भी एक परिमेय संख्या। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते 1/2 प्लस 3/2, ठीक है ना। तो इसे जोड़ रहे हैं, एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, एक परिमेय संख्या। तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 4/2, इसे क्या बोलेंगे, 2। 2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और आपको हमने ये बता ही दिया कि प्रत्येक पूर्णांक भी एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये नियम समझ में आ गए ना। चलो इसका एक और नियम पढ़ते हैं। पूर्णांक एवं परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या में भाग दें तो अपन को पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए, और किसी भी प्रकार की संख्या प्राप्त हो सकती है। चलो ठीक है, चलो देखें अब क्रम विनिमेयता क्या होती है, ठीक है ना। क्रम विनिमेयता क्या होती है, इसके अंतर्गत हम संख्याओं का क्रम बदल कर लिखते हैं। क्या कहते हैं, क्रम बदल कर लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, इसके अंतर्गत हम संख्याओं का क्रम बदल कर लिखते। चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अपन देखते योग में क्रम विनिमेयता, क्या योग में क्रम विनिमेयता। देखो जैसे कोई दो संख्या है, एक संख्या a है और एक b है, तो इसे हम क्या लिख सकते, b प्लस a भी लिख सकते। मतलब 5 में अपन 2 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा, और या फिर 2 में 5 जोड़ दो तब भी क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये क्या है, योग में क्रम विनिमेयता, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे अपन घटाना में। घटाना में वैसे ये होती नहीं, ठीक है ना, घटाना में भाग में नहीं होती। गुणा में क्या बोलेंगे, गुणन में क्रम विनिमेयता। a गुणा b, मतलब एक संख्या a है और एक क्या है, b है। जब इन दोनों का गुणा करते या फिर ऐसे कर दो कि b में a का गुणा कर दो, ठीक है ना। जैसे आपको पता है 5 में 4 का गुणा कर दो तब भी 20 आना, या 4 में 5 का गुणा कर दो तब भी क्या आना, 20 आना। तो आगे ना बात समझ में, योग में क्रम विनिमेयता और गुणन में क्रम विनिमेयता। अब इससे संबंधित नियम पढ़ लो क्या होता। सभी संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा, परिमेय संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। सभी संख्याओं के लिए योग एवं गुणन में क्रम विनिमेयता होती है। क्रम विनिमेयता होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सभी संख्याएं योग एवं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेय होती हैं। मतलब जोड़ और गुणा में ही क्रम विनिमेय होती हैं, भाग और कै में घटाना में क्रम विनिमेय नहीं होती। जबकि कुछ भी लिख सकते, जबकि सभी संख्याएं घटाना व भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं होती हैं। चलो उदाहरण के लिए देखते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे
कोई भी संख्या ले लो अपन, ठीक है ना। 5 में 7 जोड़ते, ठीक है ना। 5 में 7 जोड़ते तो कितना आता, ठीक है ना। 5 में 7 जोड़ दो या 7 में 5 जोड़ दो। 5 में 7 जोड़ेंगे तो अब तब क्या आएगा 12, ठीक है ना। 7 में 5 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा 12। तो अपन क्या बोल सकते कि सभी संख्याएं योग के अंतर्गत कैसी होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। इसी प्रकार गुणा करते हैं, 5 का गुणा 7 में करते, इधर 7 का गुणा 5 में करते, ठीक है। 5 7 35 और इधर 7 पन्ना 35। तो मतलब गुणा में भी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, क्रम विनिमय होती हैं। आई ना बात समझ में। चलो अब हम देखते साहचर्यता। क्या देखते, साहचर्यता, ठीक है ना। इसे साहचर्य नियम भी बोलते, क्या बोलते, साहचर्य नियम भी। ये क्या होता है, जैसे अभी आपने क्रम विनिमय नियम पढ़ा ना, तो क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम बदलते। इसी प्रकार साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 संख्याओं के लिए क्रम बदलते। क्या कहते हैं, 3 संख्याओं के लिए क्रम बदलते हैं। इसमें भी क्रम बदला जाता है। जैसे देखो अपन देखो, जैसे योग में साहचर्य, ठीक है। चलो देखते, योग जैसे कहते a + b + c, ठीक है ना, बराबर a + b और +c। देखो देखा ना आपने कि माना ये भी सी 3 संख्याएं हैं, इनका क्रम बदलते। पहले क्या किया आपने, b और c को जोड़ा, फिर a में जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या किया, a और b को जोड़ा, फिर इन्हें किस में जोड़ेंगे, c में जोड़ेंगे। ये क्या कहलाती, साहचर्यता। क्या कहलाती, साहचर्यता। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे गुणन में साहचर्यता। गुणन में कैसे होते, a गुणा b गुणा c, ठीक है, बराबर a गुणा b गुणा c, ठीक है। इसमें a को बाहर रखा, इसमें c को बाहर रखा, लेकिन इन दोनों के मान कैसे आएंगे, समान, एक से मान आएंगे। चलो देखते, इसका नियम पढ़ लेते। सभी संख्याओं के लिए, हमारे साथ बोलो, सभी संख्याएं, क्या बोलो, सभी संख्याएं जोड़ एवं गुणा के अंतर्गत साहचर्य होती हैं, जबकि घटाना, क्या बोलेंगे, घटाना व भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलो देखते कैसे नहीं होती, एक दो उदाहरण देखते अपन, ठीक है ना। जैसे 5 + 3 + 7, ठीक है ना, बराबर कहते 5 + 3 + 7। इसे सॉल्व कहते। देखो इधर पहले क्या करेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 5 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो 5 + 3 और 7 को जोड़ो, कितना आएगा 10, ठीक है। इधर पहले 5 और 3 को जोड़ लो, कितना आएगा 8, फिर 7 में, ठीक है। 10 और 5 कितने होते, 15, ठीक है ना। 8 7 कितने होते, 15। तो दोनों तरफ कैसे आ गए, बराबर। तो क्या सिद्ध हो गया कि सभी संख्याएं कैसी होती हैं, योग, मतलब योग के अंतर्गत साहचर्य होती हैं। उसी प्रकार क्या होती, गुणन के अंतर्गत। इसी उदाहरण को ले लेते, 5 × 3 × 7 बराबर 5 3 × 7। चलो इसमें भी कहते, पहले इसका गुणा करते, फिर इसमें इसका, ठीक है ना। 5 ज्यों करते हो लिखो, फिर देखो 7 तिया 21, ठीक है ना। इस टाइप करो, 5 तिया 15 × 7, ठीक है। 21 पंचे कितने होते, 105, ठीक है। 15 सत्ते कितने होते, 105, दोनों तरफ बराबर आ गए ना। तो हो गया ना सिद्ध कि सभी संख्याएं योग एवं गुणन के अंतर्गत कैसी होती हैं, साहचर्य होती हैं।